नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। देखिए, मैराथन में वहाँ तो नहीं लगा पाया क्योंकि रोजगार व्यतिंकित में, लेकिन आप सभी के प्यार की वजह से मैं थोड़ा बहुत कर पाया हूँ आपके लिए। मैं जितना मैं कर पाया हूँ बड़ा समझिएगा कि मेरी बहुत नींदें उड़ी हैं इस चक्कर में। देखिएगा, हाँ, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे इसने कि द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर डिस्टेंस इज। तो देखिए यहाँ पे ना पैरलैक्टिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आगे भी लिख लेना आप, सेकंड होता है ना, पैरलैक्टिक सेकंड, जिसको पारसेक भी कहा जाता है। पारसेक भी कहा जाता है। अब इन सभी तीनों के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, यानी कि एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होता है। एक लाइट ईयर की बात कर रहा, तो एक लाइट ईयर कितना होता है? तो एक लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। यानी कि लाइट ईयर का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कितनी होती है। ठीक है। अगला है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी कि एक सूर्य से पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको खगोलीय मात्रक भी कहते हैं हिंदी में, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है कि 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। देखिए बच्चों, मेरे साथियों, थोड़ा सा कोऑपरेट करना कि मैं ये पेन टैब किसी से मांग कर लेकर आया हूँ और फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ मैं, तो बस थोड़ा सा कोऑपरेट करना, राइटिंग बहुत सुंदर आ सकती है ना। देखो, अब इसमें मुझे बता दीजिएगा कि सबसे, ये कह रहा है ना लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है इसमें से। तो देखना जरा, 3.08 इंटू 10 की पावर 16, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 और 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। बताओ कौन सी ज़्यादा बड़ी। सर आपको दिख रहा होगा कि सर पारसेक जो है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। सर प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो पारसेक क्या होता है, तो समझिए, देखें यहाँ पे, ये हो गया सर सन, ये हो गया अर्थ। कितनी होगी अर्थ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको तो कहते हैं AU। ठीक है। अब वो दूरी, मान के चलो ये वो दूरी है कि जिस दूरी पर ये अर्थ और सन दोनों मिलकर के यहाँ पर एक आर्क सेकंड, 1 डिग्री का 1/3600 भाग, 36वां भाग, है ना, यानी कि एक आर्क सेकंड कहते हैं, जिसको आर्क सेकंड कहते हैं, इतने डिग्री का एंगल बनाए तो उसी दूरी को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इतनी दूरी को कहा जाएगा पारसेक। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, बहुत बेहतरीन सर, आगे चलते हैं। सर, चंद्रशेखर लिमिट इज द यूनिट ऑफ मास एज एब्रीवेटेड एज CSL, यानी कि 1 CSL इक्वल्स टू, ये कह रहा है कि एक चंद्रशेखर सीमा होती है, चंद्रशेखर सीमा होती है, वो किस चीज के लिए है, जहां पर उसने बताया है कि 1 CSL बराबर n गुणा मास ऑफ द सन होता है। सर इसने बहुत कुछ अपने यहाँ पे दे दिया। इसका मतलब क्या है कि सर किसी भी तारे को, किसी भी तारे की डेंसिटी इतनी ज्यादा बनाने के लिए कि वो ब्लैक होल की तरह काम करने लग जाए, है ना, वो घनत्व उसका बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एक CSL होती है ना, चंद्रशेखर लिमिट जिसको कहते हैं, यानी कि चंद्रशेखर सीमा जो होती है, वो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होती है, यानी कि मास ऑफ द सन, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होती है। ऑप्शन देखना जरा कौन सा है सर। ऑप्शन B सही है, पहले वाले का ऑप्शन A सही था। सर आगे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास में भी हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। अच्छा चलो चलो, बाकी की बात करें तो सर चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। पोटेंशियल की यूनिट, यानी कि आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, जूल भी होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं सर। इलेक्ट्रिक पावर की क्या होती है, वाट होती है। वाट, कहते हैं ना कि तूने मेरी वाट लगा दी, वो वाला वाट वाला सिस्टम है। चलिए आगे चलते हैं सर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यहाँ पे क्वेश्चन को हिंदी में समझे तो ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि
दोनों, यानी कि दोनों का मतलब यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, यानी कि वो मात्रक विहीन हो और उनकी कोई विमा भी ना हो, है ना। तो देखो एंगल का विमा भले ही ना हो, डायमेंशन इसकी भले ही ना हो, लेकिन इसका यूनिट होती है। एंगल की यूनिट हम कहते हैं रेडियन बोलते हैं, ऐसा ही किया अकॉर्डिंग, है ना। एक मिनट, थोड़ा राइटिंग यार तिरछी आएगी, थोड़ा सा कोऑपरेट करना बस समझने में, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो एंगल का आएगा रेडियन, रेडियन बनेगा। सर सॉलिड एंगल को कम सप्लीमेंट्री जो करके नीचे SI वाली मूल मात्रक में नीचे लिखा गया था, वहाँ पे इसको कहा गया था स्टे रेडियन एज आर करके लिखा गया था, है ना। अब आगे चलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सर मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक सर किलोग्राम में भी मेजर करा जाता है, कहीं कहीं पे जूल पर किलोग्राम, मतलब इसके अलग अलग मात्रक चलते हैं। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रदर्शित करते हैं n से, और ये कभी भी अनुपात होता है ना, यानी कि सॉरी V2/V1, V1 नीचे आएगा, V2 ऊपर आएगा, यानी कि इसको मिटा करके मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये n बराबर होता है V2/V1, यानी कि सीधी सीधी बात हम करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक की वो बात कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अपवर्तनांक की बात कर रहा है। अपवर्तनांक जो होता है वो इतना होता है, ये एक अनुपात है, और अनुपात का कभी भी कोई भी ना तो मात्रक होता है और ना ही उसकी कोई विमा होती है। तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा सही हो, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सर मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट कौन सी होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट होती है वेबर होती है सर मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब यहीं पे मैं बात करूँ तो सर फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ए वाली जो है ये किसकी है, तो सर ये जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। ठीक है ना, क्लियर हुआ इतना कि नहीं, चलिए बहुत बेहतरीन सर। सर अब आप कहेंगे सर ऑप्शन सी का कौन सा, सर ये किसी की भी नहीं होगी। चलिए कोई नहीं। अब हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 6 की, कि इन द रिलेशन dy by dt एक चुंबकीय फ्लक्स था, है ना, dy by dt बराबर 2 ओमेगा sin ओमेगा t प्लस पाई नॉट, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ये इतना इतना। सर इसका सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। देखो कि सर हमारे पास लिखा हुआ चाहे भले ही कुछ भी हो, ऐसे करके इसने लिख रखा है कि dy by dt बराबर का 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ऐसे करके लिखा है। सर सीधी सीधी बात बताऊं, साइन का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि कोण की बात करें तो साइन हो, कोस हो, टेन हो, या बाकी की जितने भी छह के छह कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं ना, इनके ये बीच में जो भी कुछ लिखा है ना इनके पीछे, इसका कोई भी ओवरऑल कुल मिलाकर के कोई मात्रक नहीं होगा निकल करके। ठीक है, यानी कि ओमेगा का मात्रक इस तरीके का होगा कि टी के मात्रक के विपरीत होगा, व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो सभी को पूरा कुल मिलाकर के कोई मात्रक नहीं होगा, ध्यान रखना, साइन कोस टेन के बाद जो भी कुछ लिखा होगा उसको कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर यहाँ पे इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखना जरा, MLT होता है किसी का, ये भी किसी का होता है, ये भी किसी का होता है, क्योंकि M है यहाँ पे, लेकिन चौथे में देखें तो सर ये किसी के लिए भी नहीं है। क्लियर हुआ इतना कि नहीं, चलिए बहुत शानदार, गजब जी, तो माठा भी कहते ही। देखिए अगला क्वेश्चन करके चलते हैं। सर एन एक्सपेरिमेंट मेजर्ड क्वांटिटीज ABC एंड X। देखो ये कहना इतना ज्यादा नहीं पढ़ना यार, पढ़ना नहीं इतना यार, इतने थोड़ी ना पढ़े लिखे, टाइम थोड़ी ना वेस्ट करना अपने को, है ना। लेकिन हम क्या लिखेंगे, x बराबर AB स्क्वायर अपॉन का C की क्यूब। सर सीधी सीधी बात है, मैक्सिमम पूछे चाहे ना पूछे, गलतियों को जोड़ करके देखा जाता है हमेशा, किसी की भी हो, है ना। अब देखो सर ए की गलती कितनी है, यहाँ देखो जरा, 1%। सर 1% मैंने लिख दिया। सर बी की गलती कितनी है, बी की गलती 3%, लेकिन सर वो 2 बार रिपीट हुआ तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी। सर 2 गुणा 1 मिनट 3% प्लस, सर सी की गलती है 2%, लेकिन रिपीट कितनी बार हुआ, 3 बार, तो सर 3 की तो गुणा करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। और हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे करके, बताना मेरे प्यारे साथियों कितना बचा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12 और 1 13% बना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, या तो गलतियां घटाई जाती हैं या जोड़ी जाती हैं, इसीलिए काट करके लिखा जाता है प्लस माइनस, है ना। चलिए बहुत शानदार।
सर व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए किसी भी नंबर में अगर जीरो आ जाए और उसमें पॉइंट लग जाए तो सर वहां पर सीधा से एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है कि जीरो आपको जोड़नी है, काउंट करनी पड़ेगी, बशर्ते वो जीरो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में ना हो। बस। अब यहाँ पे देखो जरा फोकस करो, यहाँ पे लिखा क्या है 3.210 और इतने को ऐड करा रहा है ब्रैकेट के अंदर है ना। यानी कि हमने क्या कर लिखा है कि 3.210 और अगला लिखा है कि 3.0210, इसको ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डीपली समझने की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों। करेंगे क्या, देखो जोड़ेंगे तो जोड़ते टाइम जीरो से जीरो 1, 3, 2.6 कितना बन रहा है देखो जरा कि सर पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं। लेकिन जब भी कभी हम जोड़ेंगे ना पॉइंट वाली चीजों को तो सिग्निफिकेंट फिगर में देखने यानी कि सार्थक अंकों की पदों में देखने पर हमें ये चीज देखनी होगी कि सर जोड़ते टाइम ना पॉइंट के बाद कितनी कम से कम है वो चीज देखनी पड़ेगी। सर पॉइंट के बाद कम से कम 3 डिजिट है तो सर ओवरऑल जो आंसर आएगा ना आपका वहां पे भी पॉइंट के बाद में आपको सिर्फ 3 डिजिट ही छोड़नी है, बाकी नहीं, बाकी हटा देंगे आपको। देखिए हम इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे, सर हम इसके लिए आंसर लिखेंगे इतना गुणा, यहाँ देखो 10 की पावर 5 है ये, तो यहाँ पे लिखा जाएगा गुणा 10 की पावर 5। वो 105 नहीं है, वो 10 की पावर 5 है, वो थोड़ा सा समझ जाओ यार, नहीं है इतने एक्सपर्ट टाइपिंग में है ना। कितने सार्थक अंक बने मेरे साथियों बताना जरा। सर 1, 2, 3, 4, सर 4 बन गए, ऑप्शन आपका बी सही होगा। इतना जरूर ध्यान से कर लें, ठीक है ना। सार्थक अंकों से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे चलते हैं। जीरो एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, सर यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सर शून्यांक त्रुटि जो होती है ना, शून्यांक त्रुटि जो होती है वो शून्यांक त्रुटि क्या है पहले वो समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। शून्यांक त्रुटि वो होती है कि जो किसी, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, हमारा स्क्रू गेज हो गया, यानी कि इनमें पहले से ही होती है, इनके अपने खुद के अरेंजमेंट की वजह से होती है। जैसे कि भाई वर्नियर कैलिपर उसमें अचानक से कुछ खराबी आ जाए तो खराबी आने की वजह से जो त्रुटि होगी उसको शून्यांक त्रुटि कहते हैं, यानी कि जीरो एरर कहते हैं। तो यानी कि किस प्रकार की त्रुटि है सर, ये हमारी यंत्रगत त्रुटि होती है। यंत्रगत का मतलब इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि होती है सर, ये यांत्रिक त्रुटि होती है, मशीन की अपनी खुद की गलती होती है, इसमें हमारा इसमें कोई दोष नहीं होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर व्हाट इज द प्रोजेक्शन 3i+4j और y एक्सेस। सर प्रोजेक्शन की अगर वो बात कर रहा है तो देखो अगर x एक्सिस पूछता तो सर आई कैप वाले के साथ में देख लेते कितना नंबर लिखा है ना। अगर देखो सुनो, अगर यहाँ पे x एक्सिस बोलता तो सर 3 इसका ऑप्शन सही होता। अब इसने बोला y एक्सिस तो सर 4 सही होगा क्योंकि y एक्सिस पर j वाला हम लेकर के चलते हैं। लेकिन अगर यहाँ j की जगह पे k लिखा होता और ये कहता कि तब कि सर y एक्सिस पे निकालो तो भैया y एक्सिस पे फिर 0 आता। अब ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए इसी क्वेश्चन को। ये कहना चाह रहा है कि सर अब जैसे ये लिखा है तो y की जगह पे मैं z कर दूं तो z का क्या है यहाँ पे देखना जरा, i+4j, k तो है ही ना, जब k नहीं है तो क्या आएगा सर 0 आएगा। z एक्सिस के लिए 0 आता तो y एक्सिस के लिए कितना आएगा सर, ऑप्शन आपका बी सही बनेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर व्हाट इज द एंगल बिटवीन p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। ये पूछ रहा है कि p वेक्टर गुणा q वेक्टर बराबर का q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर में कितने का डिफरेंस है। तो श्रीमान एक बात ऐसे समझिएगा, ये मान के चले हम p क्रॉस q, कितना माने p क्रॉस q, इसके जस्ट अपोजिट होगा सर q क्रॉस p, जस्ट अपोजिट होता है। कितने डिग्री एंगल बनेगा तो बताना मेरे प्यारे साथियों, 180 डिग्री एंगल बनता है कि नहीं, कितना होता है सर, पाई होता है। सीधी सी बात यह है कि दोनों एक दूसरे के माइनस के बराबर होते हैं और कुछ नहीं, ज्यादा तिकड़मबाजी करनी ही नहीं है अपने को, है ना, इतना ध्यान रखना है। अब आगे चलो सर कि सर p डॉट q बराबर होता है p क्रॉस q, कह रहा है अगर हम मोड को इग्नोर करें, ये जो इसने लगा रखा है ना मापांक मॉडुलस, अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ तो देखना जरा क्या आएगा कि सर अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ तो डॉट वाले को तो मैं ऐसे करके खोल सकता हूँ कि cos थीटा
बराबर का यहाँ पे लिखा जाएगा पी क्यू साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस वाले के लिए साइन आता है। पी क्यू से पी क्यू कट जाएंगे सर, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, दैट मीन्स कि यहाँ पे थीटा बराबर 5/4 आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ के इसे जो मोड वाला साइन लगा हुआ है इनको इग्नोर कर दूं तो हमारे लिए आंसर बनता है ये वाला, है ना। लेकिन अगर इस मोड पे फोकस करूं तो मोड पर फोकस करने का सीधा मतलब क्या है मेरे साथियों, कि सर डायरेक्शन पे फोकस नहीं करना है, यानी कि अपने को साइन थीटा नहीं लिखना है, बस इधर वाला लिखेंगे कि पी क्यू कॉस थीटा। इधर वाला क्यों लिखा, क्योंकि भैया यहाँ पे मोड नहीं लगा हुआ है ना, और यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो मैं लिखूंगा सिर्फ पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट, यानी कि कॉस थीटा कितने पर 1 होता है सर, थीटा बराबर 0 डिग्री पर 1 होता है। तब ऑप्शन कौन सा आएगा फिर सर, इसके लिए ऑप्शन आएगा डी सही होगा। बोलो बच्चा समझ में आया इतना कि नहीं है? बहुत शानदार जी, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई प्लस जे प्लस के एंड आई। सर एंगल निकालने के लिए ना बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या सर? सर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो, कॉस के साथ निकाल लेंगे यार। देखो क्या हम ऐसा नहीं जानते कि पी क्यू डॉट बराबर पी क्यू कॉस थीटा, है ना। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि cos थीटा बराबर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया और उनका मैं क्या निकाल लूँ, इधर मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, मापांक निकाल लूँ, मोड करके जो करा जाता है ऐसे ऐसे। यानी कि बताना जरा कि सर P डॉट क्यों। सर देखो जरा, आई वाले की आई वाले में, जे वाले की जे वाले में, के वाले की के वाले में मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो डॉट प्रोडक्ट बनता है। तो आई वाले की आई वाले में कर पाएंगे, बाकी तो सारा जीरो है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 1 लिखेंगे अपॉन सर मॉडुलस लगाना है पी डॉट क्यू के साथ में। सर जब मॉडुलस लगाएंगे ना तो इसका अंडर रूट करके सभी का स्क्वायर करके वैल्यू निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जोड़ लेंगे सर, अंडर रूट 3 बनेगा, गुणा सर आई वाले का इसका निकालेंगे तो 1 ही बनेगा यहाँ पे, यानी कि कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं आएगा, हमारे पास आंसर बनेगा इतना। बताना जरा कॉस की टर्म में 1/√3 की वैल्यू कितने डिग्री पर होती है। सर ये तो हमें पता है ना, तो π/6 पर होती, ना ही π/4 पर होती, नहीं π/3 पर होती, तो सीधी सी बात है सर ऑप्शन डी आपका सही होगा। वाह वाह, इंटेलिजेंट हो गए बालक आप तो। कंसिडर ए वेक्टर इतने इतने अनदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर इज। सर सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं, कभी भी जब ऐसा वेक्टर आपको लिखा मिल जाए ना तो एक काम करना है कि कोई एक ऐसा नीचे ऑप्शन में से ऐसा कोई वेक्टर उठा करके देखना है कि जिनकी मल्टीप्लाई आई वाले की आई वाले में, जे वाले की जे वाले मल्टीप्लाई करने पर सारी चीजें जीरो हो जाए। नहीं समझे? समझा देते हैं। सर मैंने क्लास में आपको बताया था कि अगर वो कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होना चाहिए। सर अब जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे लिखा है 4i3j, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर लो और 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर लो और बीच में प्लस आ जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा समझो, देखो अगर मैं यहाँ पर 3i प्लस 4j, अगर मैं अपनी तरफ से कोई मैंने ऐसा वेक्टर मान लिया तो देखना जरा, 4 की 3 में मल्टीप्लाई करी 12 और 4 की 3 मल्टीप्लाई करी 12, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 12 माइनस 12 बराबर 0 होता, यानी कि ये तो सही होता ऑप्शन। लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं भी देखने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा सर। यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ में भी माइनस है प्लस नहीं है, तो सर फिर क्या करें? सर सीधी सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर ले। क्या करेंगे भाई? सीधी सी बात देखो, एक्स एक्सिस का हो गया, वाई एक्सिस का हो गया, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है सर? जेड एक्सिस। उसमें कौन सा कंपोनेंट चलता है सर आई जे के टर्म में? सर वहाँ पे के वाला चलता है। ऑप्शन देखो कौन सा है के का? ऑप्शन सी सही है कि नहीं? अरे मौज कर दीजिए। A particle moving on a straight line ultimately comes to rest. What is the angle between its initial velocity and acceleration? सर समझ इसी बात को, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे करके, वेलोसिटी तो इसी तरफ है, ये वेलोसिटी तो उसकी इसी तरफ है। अभी कह रहा है ना कि रेस्ट में आता है, तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पे अगर 15 है उसकी वेलोसिटी, यहाँ पे 0 हो गई। अब एक बात बताओ, नेगेटिव एक्सेलरेशन है कि पॉजिटिव? सर नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या करते हैं सर? उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर लेते हैं। सर इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? सर इसकी डायरेक्शन फिर इस तरफ होगी। भाई वेलोसिटी इधर की तरफ, एक्सेलरेशन इधर की तरफ, तो कितने डिग्री का एंगल बना
सर 180 डिग्री का बना क्योंकि दोनों ही अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत शानदार सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसी देखिएगा। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज गिवन बाय इतने इतने इट्स एक्सेलरेशन एट टी बराबर 5 सेकंड। देखिए बहुत सारे मेरे प्यारे साथी गड़बड़ कर देते हैं कि इसको सीधा सीधा एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले टी की वैल्यू 5 रख करके। ऐसा सिंपल नहीं करना है, कभी नहीं करना। मैं आपका टाइम बचाने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, समझे मेरी बात को। जैसे हमारे पास ये समीकरण लिखी हुई है ये वाली, इसमें हमको करना क्या वो देखो। सर त्वरण में ना टी की पावर 2 होता है, तो क्या करेंगे सर, बस इतने पे फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं करना। इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना 9 2 नहीं 18 गुणा टी, नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा सर, टाइम इसका दो बार, देखो ये विस्थापन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट है इसका। दो बार आप जब करोगे ना तो पहली बार में तो बनेगा 18 टी, फिर दोबारा से जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 18 बनेगा। सर अब चाहे वो टाइम 5 सेकंड का हो, चाहे 10 सेकंड का, चाहे 20 सेकंड का, चाहे 50 सेकंड का, एक्सेलरेशन तो उतना ही रहने वाला है, 18। ऑप्शन कौन सा सर, ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात ने बात बता दी आपको, है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो अगर सेम अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्या कि जी ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद constant acceleration covers a distance x1 and in 3/3 second and x2 in 5th second। द रेशो निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो यार समझो, किसी भी स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, जब रेस्ट से स्टार्ट करता है ना तो 1 सेकंड में कवर करी गई डिस्टेंस हमने माना 1 रेशो, 2 सेकंड में सर 3 चलती है, फिर तीसरी सेकंड में सर 5 चलेगी, चौथी सेकंड में सर 7 चलेगी, पांचवी सेकंड में सर वो 9 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। अब बताना जरा ये कौन कौन सी सेकंड थी सर, पहली सेकंड थी, दूसरी सेकंड थी, ये तीसरी सेकंड थी, ये चौथी थी और ये पांचवी सेकंड थी, है ना। अब ये यही तो कह रहा है कि भाई x1 तो चल रहा है पहली सेकंड में, नहीं सॉरी 3rd सेकंड में, तो x1 तो ये रही सर, और ये कितना है 5th सेकंड में चल रहा है x2। अनुपात बताना है सर x1 अपॉन x2। x1 को हम मान रहे 5 और x2 को मान रहे 9, सीधी सी बात है सर, कितने का अनुपात आ गया 5:9 का। इसे तो रट लेना भैया कि पहले सेकंड में 1 अनुपात और दूसरे सेकंड में 3 चलेगा, तीसरे में 5 चलेगा, यानी कि इनका वो चलता है कौन सा, विषम संख्या ऑड नंबर वाला रेशो चलता है, ठीक है ना। दिमाग नहीं लगाना चाहते यार, टाइम बचाना है अपने को, है ना। A stone is thrown vertically upwards with the velocity 30 meter per second. If the acceleration due to gravity is 10 meter per second, what is the distance traveled by the particle during the first second of the motion? सर सीधी सीधी बात यार, इतना पचड़ा नहीं पड़ना है अपने को क्या करेंगे कि पूछ रहे हैं पे, देखो फर्स्ट सेकंड में वो कितना चला, कितना चलेगा। अगर वो ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ग्रेविटी 10 की लग रही है, वेलोसिटी उसकी 30 है, पहली सेकंड में कितना होगा सर, पहली सेकंड में उसका अगर डिस्टेंस निकालनी है ना तो दूसरे वाली समीकरण लगाएंगे, है ना, जिसको हमने क्या लिखा कि h बराबर का u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है ना सर, तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे माइनस लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा सिर्फ और सिर्फ माइनस करना पड़ेगा। बताना जरा कितने की वेलोसिटी थी सर, 30 की, कितना टाइम लिया, पहला सेकंड, है ना, माइनस का 1/2 गुणा 10 गुणा टी का स्क्वायर यानी कि 1। 2 से 10 कटा कि 5 बार गया, अब 30 में से 5 गया तो कितना बचता है सर, 25 बचता है कि नहीं, बोल बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं सर, समझ में आ गया, बेहतरीन झंडे गाड़ देंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम धुआं बिठा देंगे। चलिए सर, two bodies are dropped from different heights h1 and h2, the ratio of times taken by them to reach the ground will be। देखो मेरे दोस्तों, ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक को h1 से गिराया जा रहा है, दूसरे को h2 से गिराया जा रहा है।
फिर जब गिराया जाता है ना, ड्रॉप करा जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, उनका प्रारंभिक वेग कैसा है, शून्य है। जब प्रारंभिक वेग शून्य होता है तो भैया सीधी सीधी बात है कि टाइम टेकन की बात कर रहा है, तो विस्थापन और समय के साथ में जो रिलेशन होता है वो सेकंड समीकरण के अकॉर्डिंग कितना बनता है सर, कितना बनता है। बस कर लेंगे, क्या करेंगे सर, h1 अपॉन h2, भाई हाफ जी, तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ से हटा करके इधर करेंगे तो हम सर लिख सकते हैं इजीली कि सर टाइम टेकन का जो हमारे पास रेशो निकल करके आएगा, उनकी हाइट्स का स्क्वायर रूट का रेशो निकल करके आएगा। ऑप्शन दिख रहा है कहीं, देखना जरा सर, बिल्कुल दिख के हमने चील की निगाह ले रखी है बिल्कुल बचपन से ही, ये रहा सर, ठीक है ना। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय अंडर रूट एक्स, यहाँ पे देखना जरा, फोकस करना, अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है। 2t+5, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। सर सीधी सीधी बात कहना चाह रहा है कि इसका पार्टिकल का नेचर कैसा होगा, है ना, इसकी मोशन कैसी होगी। सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन छोटा सा है, कभी भी जल्दबाजी में फैसला ना करें, लिखा हुआ इतना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए सर, इसके लिए जो हम करेंगे ना, तो यहाँ पे x को पहले फ्री करना पड़ेगा, अंडर रूट चढ़ा हुआ है ना, x को फ्री करना पड़ेगा। क्या करेंगे सर, दोनों साइड का हम, एक मिनट, दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो बताना क्या आएगा, x बराबर का 4t स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20 t, इतना बनेगा। क्लियर है ना यहाँ तक तो सर, बिल्कुल आगे क्लियर है। देखो अगर t की पावर ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर है तो उसका मतलब ये होता है कि सर उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर सिर्फ t की पावर इतना होता, ये ना होता, तो क्या करते, तो सर फिर अगर इतना होता तो हम कहते कि सर वेलोसिटी उसमें फिक्स आएगी, टाइम पर डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना। बस ये हम बताते हैं। और अगर टाइम पे x की वैल्यू टाइम पे डिपेंड ही ना करती तो भैया सीधी सीधी कह देते कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट वो टाइम पर डिपेंड ही ना कर रहा, है ना। अब अगर कहीं इसमें नेगेटिव आता और हम देखते कि ये नेगेटिव के यानी कि उसके चक्कर में वैल्यू घट रही है अगले सेकंड में, तो सर रिटार्डेड कर देते। तो बताना एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है सर, पॉजिटिव में सारे ही, और टी की वैल्यू हम जानते हैं नेगेटिव रख नहीं सकते क्योंकि सब पास्ट में जाना संभव नहीं है अभी, तो है ना। तो हम क्या करेंगे सर, एक्सेलरेटेड लिखेंगे, इसके लिए त्वरित लिखेंगे सर, त्वरित गति करेगा, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, यानी कि कह रहे हैं कि सर किसी भी प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य के लिए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, आवश्यक गुण कौन सा होता है। सर इसके लिए आवश्यक गुण कौन सा होगा, ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल, जीरो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। देखो इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल, ये जरूरी नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि ये क्षैतिज से, कहाँ गया ये बैन, क्षैतिज से किसी कोण पर प्रारंभिक वेग, तुम कैसा भी दे लो भैया। अगर हम देखो बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो क्या ऐसे नहीं बनेगा, प्रक्षेप्य पथ बिल्कुल बनेगा, प्रोजेक्टाइल पथ, है ना। तो यानी कि ये तो पहली वाली कंडीशन तो है नहीं। जीरो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, सर बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे ही अपनी पीक पॉइंट पर पहुंचेगा यहाँ पर, तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे पहुंचते ही इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन सर सारी की सारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्या, नहीं सर, एक्स एक्सेस में आगे चलती रहेगी वो, उसमें इधर वाली तो चलती रहेगी, ऊपर वाली जीरो हो जाएगी बस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, कि सर इसकी वेलोसिटी जो भी कुछ हो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर रहेगा, सर संभव ही नहीं है कि वेलोसिटी इसकी दो वेलोसिटी चल रही है, एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली, किस किस के परपेंडिकुलर मानेंगे, कौन सी के परपेंडिकुलर मानेंगे, कोई इसने कुछ कहा है, लंबवत किसके माने, कोई कुछ कंफर्मेशन का है सर, नहीं। तो नन ऑफ द एबव, कोई सब इनमें से आवश्यक नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। अब अगली बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। ये कह रहा है कि इनमें से अगर अर्थ से किसी को फेंका जाता है तो क्या चीज नियत रहती है, स्थिर रहती है, गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है उसकी, संवेग
स्थिर रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो स्थिर रहती है, वर्टिकल। देखो जब हम प्रोजेक्टाइल पथ के लिए ऐसा बनाते हैं, यार ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचते ना इसकी वर्टिकल जो वेलोसिटी होती है वो तो शून्य हो जाती है, लेकिन इसकी ये जो होती है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो वेग होता है ना, ये सर चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ इसमें होती है वैल्यू, ये कांस्टेंट रहता है, ये बढ़ता घटता नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि वेग का क्षैतिज घटक जो है वो चलता रहेगा। आगे बात कर रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, व्हाट हैपेंस टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। आगे बात कर रहा है कि इंक्रीजेज, यानी कि एक बॉल है जो कि हॉरिजॉन्टली थ्रो करी गई है, थ्रो का मतलब सर फेंकी गई है, ऐसे करके नीचे जाएगी। तो कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, सर इसकी हॉरिजॉन्टल की जो वेलोसिटी होगी वो कभी घटती नहीं है, हम ऐसा मान करके चलते हैं कि एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल मान करके चलते हैं, यानी कि वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान करके हम ये पूरा का पूरा प्रक्षेप्य पथ बनाते हैं उसका, तो हम क्या कहेंगे सर वो रिमेन्स अनचेंज्ड रहती है, ठीक है ना, क्या करेंगे रिमेन्स अनचेंज्ड करके कर लिखेंगे इसमें, वो अपरिवर्तित रहती है सर, वो नहीं बदलेगी। आगे बात करते हैं सर, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, ये वर्टिकल से 60 डिग्री सर, ऐसे करके यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो वो एंगल यहाँ से लेकर चलते हैं, तो सर सीधी सी बात है 30 डिग्री बनेगा यहाँ से, है ना। व्हाट हैपेंस टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, सर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, जीरो, है ना। फिर नीचे की तरफ जो वर्टिकल वाला होगा ऊर्ध्वाधर कहते हैं जिसको, वो नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि पहले वो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ा फिर घटना स्टार्ट हुआ, वही तो है, कहाँ फर्स्ट डिक्रीजेस, एक मिनट, देन इंक्रीजेस, ओहो उल्टा उल्टा लिखा है क्या सर, 60 डिग्री पे हो चाहे किसी भी डिग्री पे हो, वर्टिकल कंपोनेंट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ना इंक्रीजेस पहले होना चाहिए और डिक्रीजेस बाद में होना चाहिए, क्योंकि पहले तो बढ़ेगा वर्टिकल कंपोनेंट फिर घटता चलेगा, इतना होगा, ठीक है ना। पहले एक मिनट 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 एक मिनट, सही है सही है, समझो बात को जरा, समझो समझो समझो, हम ग्राफ के अकॉर्डिंग लेकर के नहीं चल रहे हैं, समझो। देखो वेलोसिटी यहाँ पे वर्टिकल, जब हम इसको थ्रो करते हैं मान के चलो 30 है, तो 30 में से ऊपर का भी कुछ हिस्सा होगा, लेकिन जैसे जैसे जाएगा पहले वो जीरो होगा वर्टिकल वाला, यहाँ से वर्टिकल वाला गया तो जीरो होता है कि नहीं, वर्टिकल यहाँ पे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर जीरो हो गया वेग, तो 30 था फिर जीरो हुआ, तो सीधी सी बात है सर पहले तो घट रहा है वो, है ना, इस पे फोकस करना है, घट रहा है, उसके बाद फिर जीरो से वो नीचे की तरफ जब जाते हैं तो जीरो से फिर वो वेग वापस लेना स्टार्ट करते हैं, 30 था 30 ही आकर आएगा यहाँ पे, तो क्या करते हैं सर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज होगा, बिल्कुल बेहतरीन सर, ये चीज आएगी इसमें, है ना। चलिए